साथी राजेंद्र राठौड़ जी और मेरे मंत्रिमंडल के साथीगण, बलवान पूनिया जी, चीफ सेक्रेटरी साहब और डीजी साहब, तमाम हमारे अधिकारीगण, ईपीसी जुड़े तमाम हमारे विधायकगण, सांसदगण, जिला प्रमुख साहबान, सदस्य जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर पालिका परिषद, नगर निगम के अध्यक्ष और पार्षदगण, और विशेष रूप से जिनके लिए आज ये रखा गया प्रोग्राम, पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख, उप प्रमुख, उप प्रधान, उप सरपंच, तमाम जिले से जुड़े हुए हमारे अधिकारीगण, और ये वीसी ओपन रखी गई है तो लाखों लोग जुड़े हुए हैं प्रदेश के। प्रिय भाइयों और बहनों, सारी बातें आपको बहुत विस्तार से कह दी गई हैं और मैं समझता हूँ कि 13 महीने हो गए हैं हम लोग जूझ रहे हैं इस कोरोना घातक महामारी से। हमारा प्रदेश और देश ही नहीं बल्कि दुनिया के मुल्क जो है तबाह हो रहे हैं। एक साथ में लाखों लोग अभी तक मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। पूरे विश्व में करीब 32 लाख लोग मारे जा चुके हैं। हमारे देश में करीब 2.5 लाख लोग मारे गए हैं। प्रदेश में करीब 5,800 के आसपास लोग अभी तक मारे गए। एक व्यक्ति का मरना कोरोना से उस परिवार में क्या गुजरती है, आप हम सब लोग भली भांति जानते हैं। मुझे बहुत फक्र है कि हमारे तमाम साथियों ने, पक्ष विपक्ष ने, हमने 13 महीने पहले भी सबको साथ लेके जब शुरुआत करी थी, अभी तक सरकार को सबका सहयोग मिला, चाहे पक्ष प्रतिपक्ष हो, चाहे धर्मगुरु हो, एक्टिविस्ट हो, एनजीओ हो, आम जनता हो। कोई भूखा नहीं सोएगा तो वास्तव में कोई भूखा नहीं सोआ। उसी रूप में एक दूसरे की मदद करी और 12 महीने हमने निकाले। उम्मीद थी कब ये कोरोना समाप्त हो जाएगा। और जिस रूप में दूसरी वेव अचानक आई, उसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। हाहाकार मच गया है। ऑक्सीजन और दवाइयां हैं। पिछली बार कोई शिकायत नहीं थी, ना दवाइयों की थी ना ऑक्सीजन की थी। ऑक्सीजन बेड खाली पड़े रहे। जितना हम उम्मीद करते थे काम भी नहीं आए, ना वेंटिलेटर काम आए। इस बार तो एक एक सिफारिश आती है, जैसा कटारिया जी कह रहे थे, एक एक सिफारिश आती है कि साहब एक बेड दिलवा दीजिए, एक बेड दिलवा दीजिए। और डॉक्टर लोग कहते ना किसको हटा के इस बेड देवें इनको, हम लोग कोई को मरीज को हटाना पड़ेगा हमें जो ऑक्सीजन पर है, वेंटिलेटर पर है। ये स्थिति कभी हमने कल्पना नहीं की थी जो आज बन गई है, क्योंकि ये कोरोना बहुत घातक है, नंबर 1। नंबर 2, तेजी से फैलने वाला है। नंबर 3, ये युवाओं को, बच्चों को और गर्भवती महिलाओं पे ज्यादा अटैक कर रहा है। और नंबर 4, बहुत चिंता वाली बात है कि गांव में घुस गया है। गांव में घुसना बहुत विस्फोटक स्थिति होती है। शहरों में सीमित था, सबने कंट्रोल किया, हम कामयाब भी हुए, क्योंकि पॉपुलेशन पास पास में होती है, साधन सब मौजूद होते हैं, बड़े बड़े अस्पताल सब शहरों के अंदर हैं। इस बार जब विस्फोट जो हुआ अचानक ही दूसरी वेव का, उसमें गांव में घुसने के बाद में 3-4 दिन में ही, क्योंकि ये इतना घातक है, 3-4 दिन में ये फेफड़ों में पहुंच जाता है, लंग्स में पहुंच जाता है, ऑक्सीजन गिर जाता है। व्यक्ति देखता है कि मुझे जुकाम, खांसी, बुखार हो गया होगा, ठीक हो जाऊंगा मैं। और 3-4 दिन में जब एकदम ऑक्सीजन कम होता है और वो तकलीफ में आता है, शहर में आता, तब तक उसकी स्थिति बहुत बिगड़ जाती है। जैसे मेरे कई पूर्व वक्ताओं ने कहा, लंग्स में निमोनिया हो जाते हैं। उन हालतों में ऐसे ऐसे अनुभव हो रहे हैं
टीवी के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार से शमशान की सीन बताए जा रहे हैं, किस प्रकार से ऑक्सीजन को लेके टैक्सियों में और एम्बुलेंस में इलाज चल रहे हैं, किस प्रकार से 2-2 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है। ये खबरें आती है तो दिल दहल जाता है, पता नहीं 2 घंटे बाद क्या होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो उस अस्पताल में होगा क्या। अभी 3 दिन पहले 24 लोग मारे गए अचानक सरकारी अस्पताल के अंदर, कर्नाटका के अंदर। ऑक्सीजन सप्लाई समाप्त हो गई। ऐसे हालात की किसी ने कल्पना नहीं की थी। भारत सरकार ने सब प्रबंधन लिए अपने हाथ में कि हम डिस्ट्रीब्यूट ढंग से कर पाएंगे। तो ऑक्सीजन की इतनी कमी है क्योंकि मांग बढ़ती गई है, मांग बढ़ती गई है, मांग बढ़ती जा रही है। इसलिए बार बार ठीक कहा कि लड़ाई जो है अस्पतालों में तो एक सीमा तक लड़ पाओगे। आज हाहाकार मचा हुआ है, ऑक्सीजन नहीं, दवाएं नहीं है। अगर ये पूरी भी हो जाएगी तो अगर संख्या बढ़ती गई तो आप उसके अनुसार एकदम ना ऑक्सीजन पैदा कर सकते हैं, ना दवाएं बना सकते हैं। और डॉक्टर और नर्सें सब थकने लग गए हैं 12-13 महीने के अंदर। फिर हाहाकार मचेगा, डॉक्टर नहीं आ रहा है देखने के लिए, नर्स नहीं आ रही इंजेक्शन लगाने के लिए। ये स्थिति नहीं बन जाए तो जो पिक्चर पूरे देश में दुनिया में है, दुनिया के अनुभव भी अलग अलग हैं। जो आप लोग पढ़ते होंगे अखबारों में आर्टिकल, सुनते होंगे, हर मुल्क ने अलग तरह अनुभव किए। मुझे याद है पहले फेज में इटली में ऐसी स्थिति बन गई थी। हमारे यहाँ तो बुजुर्गों का मान सम्मान होता है, बुजुर्ग हो जाता है 80 साल का, तभी उसके बेटे पोते लेके आते हैं अस्पताल में, लाखों रुपए खर्च करके इलाज करवाते हैं। मालूम है कि बचेंगे नहीं, तब भी गहने बेच के, मकान बेच के इलाज भी होते हैं। ये हमारी परंपरा रही है। और जब मैंने सुना इटली के अंदर 60 साल के बड़े लोगों को तो इलाज करना छोड़ दिया है, क्योंकि वो तो मरे तो मरो भले, कोई बात नहीं, युवा लोग नहीं मरने चाहिए, बच्चे नहीं मरने चाहिए, उस पर ध्यान दो। ये स्थिति जब आई सामने तो कई तरह के विचार पैदा हुए दिल के अंदर। फिर उन्होंने फिर भी साधन कम पड़ गए तो उन्होंने अपने मरीजों को शिफ्ट किया दूसरे मुल्कों के अंदर इलाज करवाने के लिए। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। अमेरिका जैसा विकसित मुल्क 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख आते गए मरीज वहां पर। इंग्लैंड जैसा मुल्क राज करता था पूरी दुनिया के ऊपर, 4-5 महीना भी लॉकडाउन लगाया तब जाके अब स्थिति संभली वहां पर, क्योंकि वहां दूसरी तीसरी लहर भी आ चुकी थी। तो बातें कहे इतनी कम है, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि अभी बातें कम काम ज्यादा का वक्त है। बातें हम लोग सब सुन चुके हैं। मुझे खुशी है कि हमारे राजस्थान में जनप्रतिनिधि चाहे किसी पार्टी के हों, अभी आपने जब सबके विचार सुने तो आपने महसूस किया होगा कि सबके अपने अनुभव हैं, क्योंकि वो पब्लिक में रहते हैं, फीडबैक मिलता है, लोग सिफारिशें करते रहते हैं। अस्पतालों के हालात क्या हैं, कितना दबाव है, ऑक्सीजन दवाई नहीं मिलने पर कितनी बड़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं। और फिर भी आपको मालूम है कि 2 लाख जो आज संक्रमित है राजस्थान में एक्टिव, उसमें ये खाली 15-20 हजार लोग ही हैं। तो 1,80,000 लोग तो घरों के अंदर है। आप बताइए, तो संख्या जब दबाव पड़ा है तो बीलवा के अंदर राधा स्वामी सत्संग के माध्यम से 5,000 का मैदान में तैयार करवा रहे हैं अस्पताल। वहां पर ऑक्सीजन नहीं तो वो क्या काम आएगा। बिना ऑक्सीजन के आप अस्पताल तो खड़े कर सकते हैं, परंतु बिना ऑक्सीजन के काम के नहीं है, और ऑक्सीजन मिल नहीं रही है। ऑक्सीजन की बात तो हम लोग कल बैठ के करेंगे ऑफर के अंदर, क्योंकि भारत सरकार से हमें लेनी है, उसको तो दवाएं वहीं से लेनी है। परंतु हम लोग संपर्क में हैं, प्रधानमंत्री जी से भी, गृह मंत्री जी से भी मैंने खुद ने बात करी है। तमाम जो ब्यूरोक्रेट है वहाँ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर मिश्रा जी,
मिस्टर डोवाल जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी मिस्टर गवार से, हेल्थ सेक्रेटरी से, होम सेक्रेटरी से, राजनाथ सिंह जी से कल बात करी, क्योंकि डीआरडीओ बना रहा है, ऑक्सीजन प्लांट बना रहा है, राजस्थान में 15 मिले हैं। हमने कहा आप ज़्यादा दीजिए, हर जिले में दीजिए। तो ये तो जो करना है स्टेट लेवल पर, वो आपके आशीर्वाद से सरकार पूरी तरह लगी हुई है। और रोज की हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, अलग अलग टीमें बनाई हुई अधिकारियों की भी, सब लोग अपना काम कर रहे हैं। धारीवाल जी ने तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के माध्यम से करीब 70 जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए अलग से प्लान बना दिया है। रघु शर्मा जी धारीवाल जी को, बीडी कल्ला साहब को लेके गए दिल्ली के अंदर, और 4 मंत्री बैठे एक साथ में वीसी में, अमित शाह जी बैठे, पीयूष गोयल जी बैठे, हर्षवर्धन जी बैठे, और एक हमारे जो दवाइयों वाले डॉक्टर हैं वो साथ बैठे, वीसी से बातचीत करी, हर्षवर्धन से मिले, सब कुछ किया, पर ऑक्सीजन हमें मिल नहीं रही। फिर भी आप देखते हो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किस प्रकार टिप्पणी कर रहा है केंद्र के बारे में भी, राज्यों के बारे में भी। तो हालात सबके सामने। अब जो मुझे ये वीसी करने का मकसद मैं 3 मिनट में 4 मिनट बताना चाहता हूं, सिर्फ यही है कि जो लॉकडाउन लगाया है, ये अगर चैन टूटेगी तो इसी से टूटेगी। जब संपर्क में नहीं आएंगे लोग आपस के अंदर, हालांकि 1,80,000 लोग किसे कहते हैं जो संक्रमित है, और ऐसे भी ये जो एसिम्टोमेटिक है, उनका अभी तक हमें पता ही नहीं कि वो कितने संक्रमित है और कौन कौन संक्रमित है। और इसीलिए फैलता जा रहा है कि जिसको मालूम नहीं कि मैं संक्रमित हूं, वो तो दिन रात इधर फिर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, घर वालों से मिल रहे हैं। जब उसके सिम्टम आते हैं तब तो वो 50-60 लोगों को संक्रमित कर चुका होता है। उसमें घर वाले भी होते हैं, बाहर वाले भी होते हैं। इसलिए हम देखा होगा इस बार पूरा परिवार का परिवार आगे भर्ती हो रहा है एक साथ में अस्पताल के अंदर। उनको नहीं मालूम पड़ा कि मेरा, हमारे परिवार का एक मेंबर संक्रमित है, क्योंकि वो सिम्टम कुछ नहीं, उसके मालूम ही नहीं उसको। इसी प्रकार से चेन बनी है लाखों लोगों की, जो आप देख रहे हो कि 160 से ज़्यादा लोग मरने लगे प्रतिदिन, जहाँ हमारे वहाँ 2, 3, 4 लोग मरते थे पूरे साल भर में। मैक्सिमम 20 से अधिक कभी नहीं गए पिछली बार। इस बार देख लीजिए कितने संख्या में लोग मर रहे हैं। रोज संख्या बढ़ती जा रही है, 14-15 हजार तक पहुंच गई है, जबकि 200-300 की संख्या थी मार्च के अंदर। तो ये तमाम बातें, ये इसका पूरे विश्व के अंदर, ये कोई मास्क लगाना कल इंडिया की बात नहीं है, पूरे विश्व के अंदर इसी को सबसे ज्यादा माना गया है कि अगर आप वैक्सीन की नहीं लगाई हुई है, आपका बचाव सिर्फ वैक्सीन के बजाय आपके मास्क लगाने से हो सकता है। अच्छी क्वालिटी का मास्क हो, मास्क पूरा लगे, नाक तक लगे, ये मास्क का फैशन की तरह नहीं लगे। मास्क लगाया दिन में, फिर उनको लटका दिया गले के अंदर, वो मास्क लगाते हमारे शहर वाले कई लोग लगाते हैं, वो नहीं। मास्क का मतलब पूरा मास्क लगे, नाक ढका हुआ हो, मेन तो नाक ढका हो। नाक से ही जो है कोरोना प्रवेश करता है, मुंह से निकलता है। इसलिए अगर हमने ये मास्क ढंग से लगा लिया, घर पे क्वारंटाइन में भी आप अभी रहेंगे 15 दिन तक, उसमें सिम्टम आ गए तो आपको छूट है बाहर आने की, अस्पताल जाने की, आप जाके दिखा देंगे डॉक्टर को। अगर ज़्यादा कुछ ऑक्सीजन की कमी हो गई है, सिम्टम आ गए, तो आप सीटी स्कैन करवा लीजिए। पूरा इलाज राजस्थान में फ्री है, चाहे वो सीटी स्कैन हो, चाहे ब्लड टेस्ट हो, चाहे दवाइयाँ हो 10,000 वाली या 40,000 वाले इंजेक्शन भी है, वो भी लग रहे हैं। और इसीलिए बाहर के राज्यों के, यूपी के, मध्य प्रदेश के, गुजरात के, दिल्ली के, हरियाणा, पंजाब तक के लोग यहाँ आ रहे हैं, और हम लोग मना भी नहीं कर रहे हैं। हमारा फर्ज है कि अभी हर मानव का, चाहे वो कोई विचारधारा का व्यक्ति हो, मैं आप सबके आह्वान करना चाहूँगा, राजस्थान के तमाम पंचों तक को, कि हमें ये नहीं देखना कि हम किसके मदद कर रहे हैं, वो कौन सी पार्टी का आदमी है। हमें देखना है कि जो हमारे सामने हैं,
अगर वो मरीज है, संक्रमित है, बीमार है, तो उसकी सेवा करनी है। ये हमारी असली राजनीति है। ये असली राजनीति ही होती है कि हम किस प्रकार लोकतंत्र में सबकी इमदाद करें। कोई धर्म, कोई जाति, कोई वर्ग का हो, सामने दिखना चाहिए जिसकी हम मदद करने के लिए लायक हैं हम लोग, उसको कैसे पहुंचाएं, उसको कैसे गाइड करें। एम्बुलेंस हम लोगों ने अभी फ्री करने जा रहे हैं। हम लोग शहरों के अंदर भी, गांव में करीब 1500 एम्बुलेंस चलाई है जो नॉन कोविड पेशेंट को भी देखेगी, और कोविड पेशेंट को लाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग 108 की भी, 104 की भी। इस प्रकार से तमाम जो सरकार की तरफ कदम उठाने चाहिए उठाए गए, उठाए जाएंगे लगातार। आप निश्चिंत रहें, जो फीडबैक मिलता रहेगा। मैं विपक्षी पार्टियों से, जनप्रतिनिधियों से, एक्टिविस्ट से, एनजीओ से, आम लोगों से, उनको हम लोग फॉलो करते हैं। उसमें कोई अहम घमंड नहीं है। अच्छे से हम आते हैं, उनको स्वीकार करते हैं और उसके आधार पर आगे फैसले करते हैं। इस रूप में मैं समझता हूं कि हम सब मिलकर अगर लग जाएंगे तो हमारे यहाँ जो ग्राफ बना है 90 डिग्री का बन गया है, बढ़ते जा रहा, उस पर रोक लगी है। पिछले जो 2 अटेम्प्ट हुए थे, जन अनुशासन पखवाड़ा का भी हुआ, रेड अलर्ट का भी हुआ, उसका असर पड़ा है। पिछले 5-6 दिन से जो है ग्राफ लगभग उसी रेंज में आ रहे हैं। संख्या चाहे संक्रमितों की हो 14, 15, 16 हजार के आसपास, और चाहे मरने वालों की हो। तो अदरवाइज तो ये 160 की बजाय अभी तक तो 200-250 तक पहुंच जाता। इसलिए जो कुछ भी कर सकते अपन कर रहे हैं, उसका लाभ मिल रहा है। ये 15 दिन अपने बिता दिए अगर ढंग से, तो आप निश्चिंत रहें 15 दिन के अंदर अंदर मुझे पूरा यकीन है कि आप सबके आशीर्वाद से हम लोग फ्लैट हो जाएंगे, नीचे आने लग जाएगा कर, संक्रमितों की संख्या भी और मृतकों की संख्या भी। वो हमारे लिए सुकून की बात होगी। इसलिए मैं आह्वान करूंगा तमाम पंचों को, सरपंचों को, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जो जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, चाहे पंचायत समिति मेंबर हो, जिला परिषद मेंबर हो, प्रधान, उप प्रधान, प्रमुख, उप प्रमुख जो भी हैं, पार्षद, वार्डों के अंदर, शहरों में मेयर या अध्यक्ष या सभापति, उनके उप सभापति जो भी हैं चुने हुए, हमें चुने हुए लोगों का अपना धर्म होता है, उसको निभाना है। ये दिमाग में रखें, उस ढंग से हमें काम करना है। सरकारी मशीन अपना काम कर रही है, उनको हमने कल ही आदेश जारी किए हैं। जो घर से काम कर रहे हैं उनको भी जिला कलेक्टर उनसे काम ले सकता है, कर्मचारियों से, अधिकारियों से भी। और अभी आपने देखा होगा प्रेजेंटेशन जब बता रहे थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हमारे सेक्रेटरी मेडिकल हेल्थ सिद्धार्थ महाजन और मंजू राजपाल जी, तब देखा होगा कि तमाम टीमें गांव-गांव में काम कर रही है। सीएचसी पीएचसी की स्थिति में जानते हैं कि डॉक्टर नहीं होते हैं, नर्सेज नहीं होते हैं, कंपाउंडर नहीं जाते कई बार, उनको भी हमने मॉनिटरिंग करने की कोशिश करी है कि वो मौजूद रहे, सुनिश्चित करें उनकी प्रेजेंस। उनको और कैसे हम लोग मजबूत बना सकते हैं सीएचसी को, वो कोशिश कर रहे हैं। आने वाले वक्त में और ज़्यादा हेल्थ का, जो रघु समय ने बता रहे थे, 1 साल पहले जो स्थिति थी उसको हमने बहुत मजबूत किया, पर और ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। हम चाहेंगे कि हेल्थ सेक्टर में अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट हो सरकार का। अभी ऑक्सीजन जो बनती है हवा से बनती है, कई मशीनों से, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कहते हैं उसको, चाइना से, अभी बताया आपको, कोरिया से, रशिया से, अमेरिका से जहाँ मिल सकता है वहाँ से मंगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑक्सीजन जनरेटर होते हैं, उनकी कोशिश कर रही है। मिल जाए, जो मिल जाए, जिस भाव में मिल जाए वो में मंजूर है। 30,000, 40,000, 50,000 ला के रख दे गांव-गांव में, सीएचसी में, पीएचसी में, अस्पतालों में, जिसको कम आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की, उनके काम आ जाए, वो कंफर्टेबल हो जाए, ठीक हो जाए। ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़े उसको, वरना हाई फ्लो ऑक्सीजन देनी पड़ती उसको। वेंटिलेटर भी चले जाते हैं, नौबत नहीं आए जिससे बाद में बच जाए। तो सरकार तो रात दिन ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं, डीआरडीओ लगा रहा है भारत सरकार की तरफ से, 15 प्लांट राजस्थान में, हमने कहा 50 प्लांट लगाओ यहाँ पर। हमारी तरफ से हमने सब टीमें लगा रखी है, कोई कमी नहीं है।
खाली है कि हम डिसिप्लिन में खुद कैसे आए। उसके सहयोग के बगैर ये सब तमाम जो बातें हम बोल रहे हैं वो तमाम बातों का कोई मायने नहीं रहेगा। अगर 15 दिन के बाद में भी विस्फोट की स्थिति बनती है और गांव में पूरी तरह घुस जाता है ये कोरोना, गांव में संक्रमण इस कदर फैल जाता है, बाद में रोकना मुश्किल होगा सरकार के लिए भी। कुछ भी कर ले, भारत सरकार से कर ले, बजट खर्च करने की हमने बातें करी है, वो काम नहीं आएगी। बजट काम नहीं आता है, डिसिप्लिन काम आता है, अनुशासन काम आएगा, सोशल डिस्टेंसिंग काम आएगी, मास्क लगाया हुआ काम आएगा, हाथ धोना काम आएगा, पैसे काम नहीं आएंगे। पैसे की जगह पैसे काम आएंगे। बाकी तो हमारी जो अनुशासन की शक्ति है, सहन करने की शक्ति है और गांव में डिसिप्लिन रखने की शक्ति है। पहली बार अभी कई हमारे वक्ताओं ने कहा, पिछली बार गांव वालों ने पहरे दिए। कोई बम्बे से आ गया अगर प्रवासी या मजदूर और घर में सो रहा है, वो संक्रमित है, तो पड़ोसी पहरा देते थे कि ये बाहर निकल नहीं जाए। कई लोगों ने बड़े लगा दी, गांव से बाहर नहीं निकले कोई। गांव वालों ने खुद नहीं किया, जालोर में, शिरोई में, कई जगह किया, बाड़मेर में। तो ये अपने अपने गांव के लोग मिलके आपस के अंदर सारे मतभेद भुला करके, अभी तो मानव धर्म है, चुनाव में खड़े होते हैं हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ में, सब बातें बोल रही है आप लोग। सब आपस में प्रेम भाईचारा मोहब्बत से रहें। और कोरोना जंग, दुश्मन एक ही है, दुश्मन कोई नहीं आपस के अंदर, सब हम लोग मानव है। दुश्मन कोई है अभी मानवता का, उसका नाम है कोविड-19 कोरोना। पूरे विश्व के अंदर पूरी दुनिया ही चुकी है। अभी तक नहीं मालूम है कि तीसरी वेव कैसी आएगी। वैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चों के लिए घातक होगी इस बार युवाओं के लिए हुई है। पता नहीं क्या होगा। दुनिया में किसी साइंटिस्ट को नहीं मालूम है कल क्या होगा दुनिया के अंदर। आप सोच सकते हो इसमें हम किस प्रकार डिसिप्लिन मेंटेन करके सभी राज्य सरकारें अपने अपने प्रदेश को बचाने में लगेगी। भारत सरकार सहयोग लेती रहेगी, मांगती रहेगी। सहयोग मांगने का मतलब ये नहीं कि हम कुछ शिकायत करें, सहयोग मांगेंगे तभी काम चलेगा। और सब मिलके हम लोग, केंद्र राज्य सरकारें मिलके अगर हम लोग इसमें कामयाब हो जाते हैं तो हम लोग मानव मात्र की सेवा करने में कामयाब होंगे और जो ये मृत्यु दर है वो कम हो पाएगी। मुझे गर्व है कि वैक्सीनेशन में भी हमने देश में नंबर 1 हम हो गए थे। 5,81,000 प्रतिदिन की वैक्सीन लग रही थी हमारे यहाँ। अब वैक्सीन ही नहीं है, सप्लाई दिल्ली से नहीं हुई, केंद्र सरकार से नहीं हो पाई, वैक्सीन बन नहीं पा रही है देश के अंदर इतनी ज़्यादा। अब 18+ और कर दिया तो भार हमारे ऊपर आ गया। हम चाहते थे कि पूरे देश में केंद्र सरकार ही भार उठाए 60+, 45+ की तरह। वो हमारी बात नहीं मानी गई, वो अलग बात है। मैंने प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट भी करी, परंतु अब हमने फैसला किया कि हम खुद अपने बजट से भी, विधायकों के फंड से भी, दानदाताओं से भी जो सहयोग मिलेगा उनके अलग कोविड का फंड बना दिया हमने मुख्यमंत्री सहायता कोष के अंदर ही। तो मुख्यमंत्री सहायता कोष हम लोग देते हैं पैसा, उनके अलग पैसा जमा होगा कोविड के नाम से। मुझे उम्मीद है कि उसमें भी लोग मदद करेंगे। हम सब मिलकर के वैक्सीनेशन लगाना, कामयाब होना। वैक्सीन कहाँ से आएगी? इंडिया में 2 कंपनी बनाती है, वो पूरी बना नहीं पा रही है। हमने मांग करी है भारत सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, 10-20 कंपनियों को कानून को इवोक करके, कानून लगा करके आप अधिकार ले लीजिए कंपनियों के पास से और 20 कंपनियों को दे दीजिए बनाने के लिए। ये वक्त ये आ गया है, 2 कंपनियों मोनोपोल नहीं चलने वाली है। जहाँ इंसान को बचाने की वक्त है, चुनौती है, वहाँ आप कानून के नए रूप में उसको, जो कानून बने हुए हैं उनको लागू करने का आदेश जारी करवाएं और मोनोपोली और पेटेंट खत्म करें। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये बात कही थी प्रधानमंत्री जी को, वो बात मैं रिपीट कर रहा हूं कि इस प्रकार हमें
करोड़ों की तादाद में वैक्सीन बनानी पड़ेगी। वैक्सीन ही इस देश को बचा पाएगी, प्रदेश को बचा पाएगी। और ठीक कहा गया है कि 2 वैक्सीन लगी। मुझे कोरोना हुआ, कम से कम मैं आपसे बात करने लायक हूँ। मुझे और हमारे अध्यक्ष जी को, दुतासा जी को कोरोना भी साथ साथ ही हुआ है। इसलिए हम लोग जो है दोनों कंफर्टेबल रहे क्योंकि वैक्सीन लग चुकी थी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग जंग भी साथ में के लड़ रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो या सरकार हो, क्योंकि हम सत्ता में हम लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। विपक्षी साथियों का हम सहयोग मांगते हैं, उनका सहयोग में मिलता है, सबका सहयोग मिला। और ये हमारी राजस्थान की संस्कृति, संस्कार, परंपरा रही है मोहनलाल सुखाड़ा जी के वक्त से भी, और उसके पहले से भी, उसके बाद में भी, भैरव सिंह जी शेखावत के वक्त में भी। इसलिए कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं समझता हूँ हम सब मिलकर के, पक्ष विपक्ष मिलकर के और इस लड़ाई को लड़ेंगे। और मैंने कहा आपको कोई राजनीतिक विचारधारा तो अलग है, अपनी जगह है, वो तो अभी है। हम कैसे हर मानव मात्र की सेवा करें, उनको बचाएं और जिंदगी बचाएं। ऐसे ऐसे किस्से कहानी आते, रात को नींद नहीं आती है। बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, टाइम पे ये नहीं हुआ, इंजेक्शन नहीं लगे और मर गया। 33 साल के, 35 साल का, 50 साल का। हमने पूरा चार्ट बनवा दिया हम लोग राजस्थान भर का, कितने साल की उम्र थी, कहाँ का रहने वाला था, कितने दिन भर्ती रहा अस्पताल के अंदर। तो मालूम पड़ता है 9 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे, 16 घंटे, 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन, सब तरीके से आते हैं। उसकी स्टडी करते हैं कि भाई ये नौबत क्यों आई, 4 घंटे में क्यों मर गया आते ही। क्योंकि वो आया तब तक इतना ज़्यादा इफेक्ट हो गया उसको, घर पे इलाज करवाते करवाते, कि वो आया तब तक बहुत सीरियस हो गया। ऐसे केस बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं। इस रूप में आज हम लोग अनुभव कर रहे हैं। रोज के डॉक्टर लोग यहाँ बैठे हुए भी, अगर आप चाहेंगे तो मैं चाहूँगा 2-3 डॉक्टर अभी अपनी बात कहें, जो कम से कम सबको मालूम पड़े, सुनने वालों को भी। हालांकि टाइम बहुत हो गया है, तो मैं चाहूँगा कि भंडारी जी, डॉक्टर सुधीर भंडारी जी यहाँ बैठे होंगे, राजा बाबू पवार बैठे हुए हैं, 2 वीरेंद्र सिंह जी हैं, वीरेंद्र सिंह जी, 3 डॉक्टर से मैं चाहूँगा कि आप 10 मिनट सुन लें, 15 मिनट, जिससे आपको मालूम पड़ जाए कि ये किस रूप में कोरोना आपके सामने है, कितना घातक है। और मैं फिर आपसे अंत में अपील करूँगा पूरे प्रदेशवासियों से जो सुन रहे हैं वो, और सुनने वालों को अपील करूँगा मार्मिक, वो और लोगों को सुनवाएं हमारी भावनाओं को, जो हम सब बोले हैं उन सब की भावनाओं को, पक्ष विपक्ष की भावनाओं को, बलवान पूनिया की भावनाओं को, सबकी भावनाओं को पहुँचाएँ, जन जन तक पहुँचाएँ। वैक्सीनेशन के लिए चिरंजीव योजना को कामयाब करने के लिए अस्पतालों में शिकायत हम दूर करेंगे और जान लगा देंगे सब मिलके रास्ते में बचाने के लिए। ये हमारे में एक संकल्प होना चाहिए, वो संकल्प हम में है, उसी से रास्ता में बचेगा। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। डॉक्टर भंडारी जी बैठे हैं? यस सर। गुड इवनिंग सर, आपको और सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों को, सभी हमारे रूरल परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए को मैं सादर प्रणाम करता हूं। सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सबको मिलके इस दूसरी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी रघु शर्मा साहब को भी प्रणाम करता हूं। मैं सबको यही कहना चाहूंगा सर कि इस दूसरी वेव के अंदर हमें अपने सभी प्रयासों से इस वेव को हमें कंट्रोल करना है। मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं सर कि इंग्लैंड के अंदर और इजराइल के अंदर जहां पे 50,000 पेशेंट्स प्रतिदिन आते थे, वहां पे आज इंग्लैंड में सिर्फ 11 केसेस आए हैं और सिर्फ 2 केसेस की डेथ हुई है। इजराइल में आज सिर्फ कोई भी डेथ नहीं हुई है। अतः जो रिसर्च और शोध हुआ है सर, इसमें कंफर्म हो गया है कि दूसरी वेव को ओवरकम करने के लिए और हमें इस प्रलय को बचाने के लिए हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को रखना बहुत आवश्यक है। सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सभी मेडिकल जर्नल्स में ये कंफर्म हो गया है
कि हम कितनी भी अस्पतालों का विस्तार कर दें, वेंटिलेटर्स को बढ़ा दें, ऑक्सीजन और आईसीयू की व्यवस्था बढ़ा दें, लेकिन वो कोविड को रोकने में सक्षम नहीं है। लॉन्ग टर्म कोविड में रोकने के लिए मैं खासकर हमारे रूरल परिप्रेक्ष्य के साथियों को बताना चाहूंगा कि सामाजिक दूरी, मास्क पहनना और हाइजीन को मेंटेन करने के द्वारा ही हम इसको बचा सकते हैं। गांव में लॉकडाउन के लिए सुचारू रूप लागू करने के लिए बाहर से आने वाले व्यक्तियों को गांव से बाहर ही आइसोलेट करना बहुत आवश्यक है। एक गांव से दूसरे गांव में पलायन को पूर्ण रूप से रोका जाने से हम इस महामारी को रूरल एरिया में बच सकते हैं। सभी को 2 गज की दूरी बनाए रखना व मास्क लगाना एक बहुत जरूरी है। मैं एज ए डॉक्टर सब मास्क के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। फेस मास्क पहनते समय उसे सिर्फ पीछे की तरफ से पकड़कर निकालें और आगे के भाग को हाथ नहीं लगाएं। ऐसा मास्क लें जिसकी रेटिंग N95 हो या ट्रिपल लेयर मास्क आप सभी लोग ग्रहण करें। मास्क लेते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मास्क आपके साइज का हो, यानी इस बात को समझ लें कि आपको सही से फिट हो रहा हो। जैसा कि बताया गया सर कि रूरल एरिया में 60 से 70% लोग मास्क नहीं लगाते। आप लोगों से बहुत निवेदन है कि मास्क सबसे बड़ा इसको बचाने का कारण है। मैं रूरल एरिया के साथियों को बताना चाहूंगा कि अब ये कोविड-19 का वायरस हवा में आ गया है। जब वायरस एयरबॉर्न और हवा में आ जाता है तो मास्क एक सबसे बड़ा हथियार हो जाता है इसको रोकने के लिए। ध्यान रहे कि फेस मास्क पहनने के बाद आपके मुंह, नाक और जबड़े और मास्क के बीच बिल्कुल भी जगह नहीं रहे। ये मास्क कान तक टाइट बंधा होना चाहिए। जब आपने मास्क पहना हो इसे छूने से बचे। अगर आपका मास्क कपड़े का मास्क है तो इसे हर इस्तेमाल के बाद साबुन के पानी से अच्छी तरह धोकर सूखने के बाद ही दोबारा इस्तेमाल करें। मास्क को दोबारा पहनने से पहले 2 या उससे अधिक दिन के लिए किसी पेपर बैग में ड्राई स्थान पर रखें। इस्तेमाल किया गया मास्क, जैसा कि गांव में किया जाता है, काफी खतरनाक होता है। मरीजों की सेवा करने वाले नजदीकी व्यक्तियों को इस मास्क को पहले सामान्य ब्लीच या सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर संक्रमण मुक्त करना चाहिए और फिर इसे या तो जलाकर या जमीन के अंदर गाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। घर पर कोरोना वायरस से संक्रमित हैं तो होम क्वारंटाइन में रहते हुए कुछ खास नियमों का हमें गांव में पालन करना है सर। कम से कम 14 दिन के लिए खुद को घर में सेल्फ आइसोलेट करके रहना है और मरीजों को एक दूसरे के कमरे में घर के सदस्यों को दूर रहना है। हर समय ट्रिपल लेयर मास्क पहनना जरूरी है। नियमित रूप से आप अपना बुखार और ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते रहें। ग्रामीण मैं वासियों से निवेदन करना चाहूंगा, जब कभी भी खांसी, जुकाम, बुखार हो तो अब तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आपको जो किट दिया जा रहा है वो करें और अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा देखें। अगर आपको तबीयत खराब भी नहीं है तो भी 6 मिनट चल के अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन देखें और अगर वो 4 या 5% फॉल होता है तो तुरंत डॉक्टरों को कांटेक्ट करें। गांव में शौचालय को सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव इत्यादि कर संक्रमण मुक्त करें, ये बहुत आवश्यक है। और अगर आपको बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई होती है तो डॉक्टर की सलाह लें। मैं गांववासियों से और अपने परिजनों से ये कहना चाहूंगा, आप सब लोगों के दिमाग में प्रश्न आता होगा कि लॉकडाउन क्यों लगाया गया है। वायरस की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन बहुत आवश्यक है। अभी वायरस हवा में और एयरबॉर्न हो गया है, अतः भीड़ भाड़ वाली जगहों से आपको बचना बहुत जरूरी है। हमारे जो ऐसे कर्मचारी है, ड्राइवर्स हैं जो हमारी डोमेस्टिक हेल्थ में जो घर के बाहर जाते हैं, वो कृपया मास्क बहुत अति आवश्यक रूप से लगाएं। दूसरा, मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि भारत की आम जनसंख्या काफी यंग है, 28 से 30 साल एवरेज एज है, जबकि यूके में 40 साल और अमेरिका में 42 साल है। अतः अधिक से अधिक यंग लोग हमारे इफेक्ट हो रहे हैं। हम लोगों का ये कर्तव्य है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को, प्रोटोकॉल को फॉलो करके ही इस महामारी से बच सकते हैं। अतः मास्किंग चूंकि एयरबॉर्न हो गया है, अतः हम सब लोगों को इसको, प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। और अगर खांसी, जुकाम, बुखार के लक्षण हैं तो कोरोना को आप डाउट करते हुए तुरंत ही इसके प्रोटोकॉल को फॉलो करें और डॉक्टर से संपर्क करें अधिक से अधिक, जल्दी से जल्दी।
मेडिकल सपोर्ट को आप लें ताकि इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। जैसा माननीय मुख्यमंत्री ने बताया है कि ये बहुत अधिक क्रिटिकल हो रहा है यंग एज के ऊपर। इतना ही मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। डॉक्टर राजा बाबू, वीरेंद्र सिंह जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी नहीं है। डॉक्टर राजा बाबू। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार सर। ये साइंटिफिक डेटा जितने भी हैं उन सबको देखते हुए मैं सभी लोगों से सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि आप सभी को विदित है कि जैसा कि हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि पॉजिटिविटी रेट काफ़ी हाई है, हमारे इन्फेक्शन के रेट भी काफ़ी हाई है, डबलिंग रेट कम होती जा रही है। इसका मतलब है कि हमारे केसेस डबल बहुत थोड़े पीरियड में हो सकते हैं। आज जो स्थिति है 17,000 पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं, 2 लाख एक्टिव केसेज हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अगर हमारा डबलिंग रेट अगर कम होता जा रहा है, 24 से 28 दिन है, तो इतने दिनों में ये डबल हो जाएगा। डबल का मतलब आप 34,000 एक पॉजिटिव केसेस सोच लें, और दूसरा जो एक्टिव केसेस हैं जो 2 लाख हैं, तो वो 4 लाख बहुत शॉर्ट पीरियड में हो सकते हैं। इससे लगता है कि स्थिति कितनी भयावह हो सकती है। और जैसा कि मुख्यमंत्री महोदय ने बताया कि हमारी मृत्यु दर थी जो पिछले साल बहुत कम थी, इस साल हमारी बहुत ज़्यादा हैं। ये सारी स्थितियां देखते हुए ऐसा लगता है कि हमारे देश के साथ साथ राजस्थान राज्य की स्थिति भी बहुत चिंताजनक है। और इन तमाम व्यवस्थाओं में जो कि इंजेक्शन लगाना है, बहुत ज़्यादा महंगे इंजेक्शन अवेलेबल कराना है, ऑक्सीजन अवेलेबल करानी है, आईसीयू बेड्स बढ़ाने हैं, वेंटिलेटर्स बढ़ाने हैं, इसमें सरकार अपने साधनों से युद्ध स्तर पर कार्य करने में लगातार लगी हुई है। क्योंकि सरकार का ये उद्देश्य है कि पहला सुख निरोगी काया निरोगा राजस्थान। लेकिन हम सबको साफ साफ शब्दों में ये अच्छी तरह समझना होगा कि जब तक इस महामारी के लगातार तेज गति से बढ़ते हुए केसेस सामाजिक स्तर से आना बंद नहीं होंगे, तब तक इस महामारी को काबू में किया जाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि नए केसेस के हिसाब से लगातार इस तरह तेज गति से मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाना असंभव है। जैसा कि अभी डॉक्टर भंडारी ने इंग्लैंड का, अमेरिका का, जर्मनी का एग्जाम्पल दिया है कि दुनिया के किसी भी देश का हेल्थ सिस्टम इस प्रकार की घनी आबादी के बढ़ते हुए केसेस के अनुपात में हेल्थ सुविधाओं को लगातार नहीं बढ़ा सकता और बढ़ते हुए केसेस को कोप अप नहीं कर सकता है। अब तो चैलेंज है जो जनता के स्तर पर है, क्योंकि सरकार तो अपनी कोशिश पूर्ण कर रही है और लगातार करती जा रही है, लेकिन जनता के पार्ट पर हमें जिम्मेदारी को समझना होगा। और वर्तमान समय में जिम्मेदारी आमजन और जन प्रतिनिधियों के स्तर पर बहुत बढ़ गई है। इस खतरनाक कोविड-19 महामारी के द्वितीय चरण की वर्तमान स्थिति में गांव में विशेष तौर पर अब जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि ये महामारी अब गांव में बहुत ज्यादा फैल रही है, जवान व्यक्तियों में ज्यादा फैल रही है। महामारी के दूसरे चरण में गांव में केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और मौतें भी लगातार हो रही है। ये विशेष रूप से गौर करने की बात है कि अब इस महामारी की चपेट में जवान लोग भी आने लग गए हैं। जवान व्यक्ति की इस बीमारी में बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं और बहुत छोटे पीरियड में हो जाते हैं। पिछली वेव में सीरियस होने में 7 से 10 दिन और 10 से 14 दिन लगते थे, लेकिन आजकल 3 से 4 दिन में, क्योंकि ये वायरस है, इसका स्वभाव बदल गया है और ज़्यादा खतरनाक हो गया है। ये ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करने लग गया है और जल्दी छोटे पीरियड में सीरियस करने लग गया है। अतः बहुत कम सिम्टम और तकलीफ होने पर तुरंत गवर्नमेंट को नोटिफाई करें, डॉक्टर को नोटिफाई करें और थोड़ी सी हालत बिगड़ने पर जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचे। क्योंकि अभी नेचुरल हिस्ट्री देखी है तो उसमें जवान व्यक्तियों को इन्फेक्शन होता है, थोड़ा बुखार आता है, 4-5 दिन में इतने सीरियस हो जाते हैं कि ऑक्सीजन उनका ड्रॉप हो जाता है, जो कभी 50-60 पे हो जाता है। तो ऐसे मरीजों को वापस रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है और उनमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हाई होती है। हम सबको समझना होगा कि कोविड-19 महामारी का दूसरा चरण
एक नेशनल इमरजेंसी है। ये युद्ध से कम खतरनाक नहीं है, क्योंकि यहाँ दुश्मन अदृश्य है। वैसे से जब लड़ाई लड़ते हैं और कोई वार होता है तो दुश्मन के बारे में पता होता है, कहां से आ रहा है, किधर आ रहा है, कैसा है, कितना शक्तिशाली है। लेकिन ध्यान रहे, ये वायरस है जो अदृश्य है, इसकी चाल डाल बदलती रहती है, और बदलती हुई चाल डाल जितनी देर में हम समझते हैं उतनी देर में ये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होता है और नुकसान पहुंचा देता है। ये युद्ध से ज्यादा खतरनाक है। इसलिए जनता को अपने स्तर पर कोविड अनुशासन की पालना करके, जैसे मास्क लगाना, देखिए मास्क अगर एक व्यक्ति लगाएगा तो उसको 70% प्रोटेक्शन है, जो कि वैक्सीनेशन के बराबर है। और दोनों व्यक्ति जो कि बातचीत करते हैं अगर लगाएंगे तो ये मास्क है 90% आपको बीमारी से बचाता है। एक दूसरे के बीच में दूरी बनाए रखें। देखिए ऐसा कहा गया है, साइंटिफिक प्रूव्ड है कि अगर आप 2 गज की दूरी बना के रखते हैं तो ये इन्फेक्शन रेट है जो 1 महीने में 200 गुना कम कर देता है। अगर आप दूरी बना के नहीं रखते हैं तो 1 महीने के अंदर ये 406 को फैलाता है। अगर दूरी बना के रखते हैं तो एक आदमी सिर्फ 2 या 3 को 1 महीने में बीमारी फैलाता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि सामाजिक दूरी बनाए रखना कितना इंपॉर्टेंट है। बार बार साबुन, अच्छी तरह से हाथ धोना साबुन से, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि साबुन वायरस को मारता है। इसलिए अगर आप हाथ धोते हैं तो वायरस को किल करते हैं। भीड़ भाड़ से बचना अत्यंत आवश्यक है। शादी ब्याह का आयोजन अभी नहीं करना चाहिए। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों तथा सम्मेलनों की भीड़ को इकट्ठा करना उचित बिल्कुल ही प्रतीत नहीं होता है। इन्हीं सभी नियमों की कठोरता से पालन करके भीड़ से दूरी रखकर महामारी से बचाव किया जा सकता है। हम सब जानते हैं सुरक्षा ही बचाव है। यहाँ ये निवेदन है, सभी पंच, सरपंच, वार्ड मेंबर, पार्षद आदि अपने वार्ड स्तर पर, मोहल्ले के स्तर पर छोटी छोटी कमेटियां बनाकर जन आंदोलन के रूप में इसका प्रचार प्रसार बहुत व्यापक स्तर पर करें और सभी नागरिकों को कठोरता से कोविड अनुशासन की पालना करें और करवाएं, ताकि हम ये जो चेन है ट्रांसमिशन की उसको ब्रेक कर सकें और हमारा लॉकडाउन है उसको सक्सेसफुल बना सकें। सरकार का एक ही ऑब्जेक्टिव है लॉकडाउन करने का, कि हम जो चेन है जो कि ब्रेक नहीं हो रही है, लगातार नंबर बढ़ रहा है, लगातार मृत्यु दर बढ़ रही है, तो इसका एक ही उपाय है, जैसा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम कम से कम मिलें, भीड़ से दूर रहें। तो उसके लिए लॉकडाउन अति आवश्यक था और शायद हम सब इसकी कोविड डिसिप्लिन की पालना करें इस लॉकडाउन के दौरान, तो शायद ही नहीं पर पक्का डेफिनेटली हम ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसको ब्रेक कर पाएंगे और हम कोविड-19 पर विजय प्राप्त कर सके। साथ ही साथ तेज गति से सभी योग्य नागरिक द्वारा वैक्सीन लगवाए जाने के लिए मैं निवेदन करता हूं। जैसा मैं पहले कई बार कह चुका हूं कि ये आप पर ही डिपेंड करता है कि कोविड कब जाएगा, कितने दिन रहेगा, पीक कब डाउन होगी, ये जनता के हाथ में है। इसलिए मैं सारे चुने हुए नुमाइंदों से ये निवेदन करता हूं कि आपके इन्फ्लुएंस में जितने लोग हैं उनसे कहें कि कोविड डिसिप्लिन की पालना अगर वो करेंगे तो पीक भी ब्लंट हो जाएगी और ये सारा कोविड है धीरे धीरे नंबर कम हो जाएगा, मृत्यु दर कम हो जाएगी। जैसा कि हमेशा निवेदन करता हूं कि महामारियों का मुकाबला अस्पतालों की मेडिकल व्यवस्था के भरोसे नहीं किया जाता है, बल्कि इससे लड़ने के लिए हर नागरिक के स्तर पर, हर परिवार के स्तर पर, हर मोहल्ले और वार्ड के स्तर पर, पंच व सरपंच के स्तर पर, जनप्रतिनिधियों और धर्मगुरुओं के स्तर पर सामाजिक जागरूकता करके कोविड डिसिप्लिन की अनुपालना करके ही महामारी पर जीत हासिल कर सकते हैं। मैं यहाँ ये एक चीज बताना चाहता हूँ कि जैसा कि साइंटिस्ट ने कहा है, जर्नल लैंसेट में भी छपा है कि आने वाले समय में अगर भारत में कोविड केसेस में अनगिनत बढ़ोतरी होगी अगर कोविड डिसिप्लिन की पालना नहीं की तो, और इसी साल अगस्त के अंत तक लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु इस महामारी से होने की संभावना है और जो केसेस का नंबर है वो करोड़ों में जाने की संभावना है। ये हम सबको ध्यान होना चाहिए। वैज्ञानिकों ने ये संभावना भी व्यक्त की है कि यदि हम कोविड अनुशासन की पालना नहीं करेंगे और वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो हमें खतरनाक महामारी के
तीसरे चरण का भी सामना करना पड़ सकता है। ये तीसरा चरण तो पहले चरण से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, जिसके परिणाम बहुत घातक होंगे, क्योंकि ये सबको मालूम है जान है तो जहान है। इसलिए मैं बार बार सभी को हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अंत में जनता के हर नागरिक के स्तर पर, हर वार्ड और मोहल्ले के स्तर पर, पंच और सरपंच खास तौर से मैं उनको निवेदन करूंगा कि वो अपने स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राजनीति के प्रतिनिधि के स्तर पर कोविड अनुशासन की कठोरता से पालना होना बहुत बहुत आवश्यक है। सब मिलजुल कर इस युद्ध से अगर नहीं लड़ेंगे तो कामयाबी हासिल होना बहुत मुश्किल है। जनता के किसी स्तर पर लापरवाही लाखों करोड़ों लोगों की जान ले सकती है, अनगिनत मौतें हो सकती है। अतः आप सभी से अपने स्तर पर आगे आवें, आपस में एक दूसरे से जुड़कर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस महामारी का मुकाबला करें और लॉकडाउन को कामयाब करें, तो हम इस महामारी को काबू में कर सकते हैं। अतः कृपया सभी जागरूक रहें, सावधान रहें, सावधान रहें, सावधान रहें। धन्यवाद। जय हिंद। आपकी सर मंत्री महोदय, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। करने से धन्यवाद सबका। आवाज नहीं आ रही है सर, मंत्री महोदय की आवाज नहीं आ रही सर। चलो, आप सबका शुक्रिया मेरी तरफ से, आप सबका शुक्रिया। कितने लोग जुड़े हैं वीसी से, पब्लिक भी और हमारे जनप्रतिनिधि भी, डॉक्टरगण भी, सभी को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने लंबा समय दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक संकल्प लेके जाएंगे कि 15 दिन का लॉकडाउन इसको कामयाब करके दिखाएंगे। वार्ड पर लगा करके चीफ सेक्रेटरी तक को कह रहा हूँ। धन्यवाद।